आज का हमारा टॉपिक है सजीव जगत। तो आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे सजीव जगत टॉपिक से ही करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दिया गया है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया है। ऑप्शन है हमारे पास रॉबर्ट हुक, कैरोलस लिनियस, या फिर आर.एच. व्हिटकर, या फिर चार्ल्स डार्विन। तो आपको बता दें कि जो आर.एच. व्हिटकर है, इन्होंने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो, जो 5 जगत हैं इसमें कौन कौन से जगत हैं जिसमें डिवाइड किया है इन्होंने। तो ये 5 जगत हैं इसमें: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फ्लोरा जगत। फ्लोरा को पादप जगत भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है फौना जगत। फौना को जंतु जगत के नाम से भी जानते हैं। तो यही इनके 5 जगत हैं जिनको आर.एच. व्हिटकर ने विभाजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास पादप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, या फिर जंत। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आपको बता दें कि जो जीवाणुओं का जो अध्ययन जो होता है ये मोनेरा जगत के अंदर किया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन मोनेरा जगत के अंदर किया जाता है। बात करते हैं पादप की। तो पादप का मतलब होता है पौधों से संबंधित। ठीक है, पादप का मतलब पेड़ पौधों से ही होता है। तो पादप जगत में पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। ये किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, फ्लोरा क्या है? तो फ्लोरा एक पादपों की जगह है जिसको फ्लोरा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटिस्टा। अब देखिए, प्रोटिस्टा में आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो प्रोटिस्टा में आती है अमीबा, जिसका कोई आकार नहीं होता है। अगला है पैरामीशियम, जो चप्पल के आकार का ही होता है। तो प्रोटिस्टा जगत में अमीबा और पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जंतु जगत के बारे में बात करें तो जंतु का मतलब जंतुओं से संबंधित है, यानी इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है। और जो फौना जो है, ये जंतुओं में पाई जाने वाली एक जगह का नाम है जंत, यानी फौना। ठीक है, जंतु को फौना के भी नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं। एंटोनी वान ल्यूहेनवाक, या फिर डी.जे. इवांस्की, या रॉबर्ट ब्राउन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये जो हैं एंटोनी वान ल्यूहेनवाक, इन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी, इसीलिए इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु जो है ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमता है। जीवाणु, प्रोटिस्टा, कवक, या फिर विषाणु। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, गेस करिए। तो आपको बता दें कि जो जीवाणु जो होते हैं, जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है। जीवाणुओं से दही, पनीर, सिरका और प्रतिजैविक औषधियाँ। प्रतिजैविक औषधियाँ जो हैं ये जीवाणुओं से ही बनती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित जीवों में से कौन मुख्य रूप से गर्म व आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटिस्टा, कवक या फिर विषाणु। तो आपको बता दें कि जो कवक जो होते हैं ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कवक जो होते हैं ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये बहुकोशिकीय होते हैं और ये मुख्य रूप से गर्म व आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। कवक की अगर बात करें तो कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं और कुछ कवक जो है भोजन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मशरूम। तो मशरूम एक कवक होता है जिसको हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और खमीर यानी ईस्ट जो होता है, जिसको ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक कौन सा है? बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक कौन सा है? ऑप्शन है पेनिसिलिन, मशरूम, ईस्ट या फिर ये सभी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अभी हमने आपको बताया था कि जो ईस्ट जो होता है यानी खमीर जो है, इसको बेकरी के उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का कवक होता है। अगला प्रश्न है कि लाइकेन या फिर सैक सहजीविता का एक उदाहरण है। इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों जीव कौन से हैं? ठीक है, आपको बताना है कि ये दोनों जीव कौन से हैं। ऑप्शन है जीवाणु और कवक, शैवाल और कवक, कवक और अमीबा या फिर अमीबा और विषाणु। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि जो शैवाल और कवक जो होते हैं ये लाइकेन यानी सैक सहजीविता का एक उदाहरण है। इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को आपस में ये लाभ भी पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है, जहां वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस की अधिकता होती है और वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वहाँ वायु प्रदूषित है। ठीक है, वहाँ वायु प्रदूषित है। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो होती हैं, ठीक है, ये वायु का प्रदूषण करती हैं। ठीक है, यानी ये वायु को प्रदूषित करती हैं। तो जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहाँ पर वायु प्रदूषित होती है। और लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक सूचक है। और जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है, जैसे बगुला या कौवा जो है, आपने देखा होगा बगुला या फिर कौवा भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है, जिससे बगुले या फिर कौवे को भोजन मिल जाता है और भैंस की सफाई हो जाती है। इसको यानी ये दोनों आपस में सहजीवी हैं। यानी जानवरों का सहजीवी अभी पूछ लिया जाए आपसे कि भैंस या गाय का सहजीवी कौन सा है, तो ये बगुला या फिर कौवा हो सकता है। ठीक है, और आपको बता दें कि भैंसें जो है जुगाली करती हैं, या जो जानवर जो होते हैं ये जुगाली करते हैं। तो जुगाली में कौन सी गैस निकलती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जुगाली जो जानवर जो जुगाली करते हैं इसमें कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें गैस निकलती है मीथेन। ठीक है, जिसको CH4 के भी नाम से जाना जाता है। यानी जो जानवर जो जुगाली करते हैं इसमें मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है? तो अभी हमने आपको बताया था कि जो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप जगत के जनक कौन है?
पादप जगत के जनक कौन है? ऑप्शन है आपके पास अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, चार्ल्स डार्विन या फिर लाइमा। तो आपको बता दें कि पादप जगत के जो जनक हैं ये हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं, जिनको वनस्पत विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी पादप जगत जिसको फ्लोरा भी बोला जाता है, तो इसमें वनस्पतियों यानी पौधों के विषय के बारे में पढ़ा जाता है। पौधे क्या है? तो पौधे हमारे पर्यावरण के एक अभिन्न अंग हैं। अगर पौधे ना हो तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा और पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पौधे जंतुओं और विषमपोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने पीपल, सुंदरी, कीकर या फिर केला। तो पहले आपको बता दें कि वृक्ष क्या है। तो वृक्ष जो है उनको कहते हैं कि जो झाड़ी से बड़े होते हैं। वृक्ष किसको कहते हैं? जो झाड़ी से बड़े होते हैं उनको वृक्ष कहा जाता है। इनका तना मोटा होता है व गहरे भूरे रंग का होता है। तना मोटा व गहरे भूरे रंग का होता है। इसमें कई शाखाएं होती हैं, यानी इसमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। जैसे ऐसे इस प्रकार से ये सपोज डेट आपका वृक्ष हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है ये तना हो गया आपका, इसके ऊपर कई प्रकार की जो शाखाएं होती हैं तो इसको जो है वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल, ये सभी आपके पेड़ हो जाएंगे। ठीक है, और उपरोक्त विभाजन के अलावा अगर देखा जाए कि ऐसे पौधे जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं वह सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। यानी पौधों को दो भागों में भी बांटा गया है। एक है विसर्पी लता जो अपने सहारे नहीं खड़ी हो सकती, उनको लताएं कहा जाता है। एक विसर्पी हो गया, दूसरा आरोही हो गया। ये पौधों को दो भागों में भी बांटा गया है। तो अब चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। जैसे दिया गया है कि वृक्ष नहीं है, तो केला जो है ये वृक्ष नहीं है, क्योंकि इसमें तना नहीं होता है। तना होता है लेकिन शाखाएं नहीं होती हैं, लकड़ी इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो केला जो है ये एक प्रकार का वृक्ष नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? ठीक है, गाजर, शकरकंद, मूली या फिर सभी। तो आपको बता दें कि गाजर, शकरकंद, मूली ये सभी जड़ें होती हैं। ठीक है, तो इन सबको खाया जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है। अब आपको बता दें जड़ क्या है? तो जड़ पौधों का भूमिगत भाग है जो हरे रंग का नहीं होता है। ठीक है, जड़ जो है ये पौधे का भूमिगत भाग है, यानी भूमि के अंदर जो पाई जाती हैं उनको जड़ कहा जाता है। ठीक है, जड़ के कार्य क्या है? तो ये जड़ जो है ये पौधों को ज़मीन में जकड़ कर रखती है। जड़ मिट्टी में मौजूद जल व खनिज पदार्थों को अवशोषित करते हैं। कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करते हैं। जड़ के प्रकार की अगर हम बात करें तो जड़ के दो प्रकार होते हैं। एक होती है मूसला जड़, ठीक है, दूसरी होती है झकड़ा जड़। ठीक है, अब बात करते हैं कि मूसला जड़ें कौन सी होती हैं, झकड़ा जड़ें कौन सी होती हैं। मूसला जड़ें वो होती हैं जो मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि के पौधों में पाई जाती हैं, वे मूसला जड़ें होती हैं।
मूसला जड़ें और भी होती हैं कि जिनको हम खाते हैं वे मूसला जड़ें ही होती हैं। उस कौन कौन सी हैं, जैसे मूली, गाजर, सलजम, टैपियोका, चुकंदर, ये जो हैं ये मूसला जड़ें होती हैं जिनको हम खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं झकड़ा जड़ें। झकड़ा जड़ें क्या होती हैं? ये गेहूँ, घास, केला, मक्का, गन्ना आदि पौधों में पाई जाती हैं। झकड़ा जड़ें जो है ये निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन से इसके प्रकार हैं आपको बता दें कि झकड़ा जड़ें 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, झकड़ा जड़ें 4 प्रकार की होती हैं। आपको बता दें कि झकड़ा जड़ें और मूसला जड़ें होती कैसे हैं। सपोज डैट ये आपका कोई एक पौधा हो गया, तो ये इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं ये मूसला जड़ें हो गई। झकड़ा जड़ें किस प्रकार की होती हैं उनको भी आपको बता दें कि ये जो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं इनको झकड़ा जड़ें कहा जाता है। ठीक है, ये झकड़ा जड़ें होती हैं। झकड़ा जड़ें 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्रकार इसके अगर हम बात करें तो ये हो गया रेशेदार, परजीवी, अवस्तंभ और स्तंभ जड़ें, ये झकड़ा जड़ें होती हैं। स्तंभ जड़ों के उदाहरण आपको पता ही होने चाहिए या होंगे। बरगद जो है ये स्तंभ जड़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल जो है ये किसका उदाहरण है? रेशेदार जड़, परजीवी जड़, और स्तंभ या फिर स्तंभ जड़। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें जो अमरबेल जो है ये परजीवी जड़ का उदाहरण है। अमरबेल कैसा उदाहरण है? अमरबेल जो है ये परजीवी जड़ का उदाहरण है। परजीवी जड़ें क्या होती हैं कि ये जड़ें दूसरे पौधों के ऊपर निकलती हैं। आपने देखा होगा कोई एक फसल होगी, फसल के ऊपर बेल टाइप में जो होती है, सपोज डैट आपने देखा होगा गन्ने या फिर अन्य भी फसलें जो होती हैं इनके ऊपर इस प्रकार की जो पाई जाती हैं ये परजीवी जड़ें होती हैं जो अमरबेल जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग क्या है? जड़, तना, पत्तियां, फूल। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि आलू, प्याज, अदरक इन सब का तना खाया जाता है। क्या खाया जाता है? इन सब का तना खाया जाता है। तना क्या है कि तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्ती और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तने से पत्तियां और टहनियां यानी शाखाएं निकलती हैं। कुछ पौधों के तने ज़मीन के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी। इन सब का हम तना खाते हैं। ठीक है, तना जो है ये हरा या भूरे रंग का होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तने का रंग कैसा होता है, तने का रंग जो है हरा या भूरे रंग का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, या फिर फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है ये पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों से जल जो है ये वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। यानी छोटे छोटे जो छिद्र जो पाए जाते हैं पत्तियों में उन्हें रंध्र कहा जाता है।
पत्तियों में भोजन बनता है और पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है जिसकी और सूरज की रोशनी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं और पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है ये लाल रंग में सबसे अधिक व बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है। तो ये हो गया 6CO2 + 12H2O। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरोफिल हो तो यहाँ पर बनता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है रिएक्शन के टर्म में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? तो अभी हमने बताया है सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है, सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? पीपल, केला, नीम, गुलाब। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर केला हो जाएगा। कैसे केला होगा इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि जो आपका पीपल है, नीम है और जो आपका गुलाब है, इनकी पत्तियां जो है जालिका रूपी होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा या अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको चेक करिएगा कि इन तीनों पौधों की पत्तियों को आपस में लेना, फिर चेक करना कि क्या इसमें समानता है और जो आपका केले का जो पत्ता है, केले की जो पत्ती है, इसमें क्या समानता है। ये पीपल, नीम और गुलाब की जो पत्तियां हैं ये आपस में समान होती हैं, जबकि केले की पत्ती समान नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होती है, या जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, या फिर जिन पौधों में झगड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाई जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नागफनी यानी कैक्टस जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तने में, पत्तियों में, या फिर तने और पत्तियों दोनों में, या फिर कांटों द्वारा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि जो आपका जो नागफनी जो होता है, नागफनी पौधा जो है, इसमें प्रकाश संश्लेषण तने के द्वारा होता है। ठीक है, नागफनी में तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है कि पौधे का प्रजनन अंग क्या है? पौधे का प्रजनन अंग क्या है? जड़, तना, पत्तियां या फिर फूल? तो आपको बता दें कि पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है और फूल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। एक होता है दल पुंज, नेक्स्ट है स्त्री केसर, पुंकेसर, और अगला है बाह्य दल पुंज। ठीक है, ये इसके 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि कली की रक्षा कौन करता है?
माली, बाह्यदलपुंज, बच्चे या फिर दलपुंज? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज जो होता है ये कली की रक्षा करता है। इसके बारे में बता दें आपको कि बाह्यदलपुंज जो है ये फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियों जैसी रचनाएं बाह्यदलपुंज कहलाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाह्यदलपुंज क्या है, तो फूल के नीचे मौजूद जो हरी पत्तियां जैसी रचनाएं जो होती हैं इनको बाह्यदलपुंज कहा जाता है। बाह्यदलपुंज जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, टमाटर आदि में, और अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसे गुलाब, कमल, चमेली आदि में। तो आपको बता दें कि जिनमें जुड़ी जो होती हैं, तो जुड़ी जो होती हैं जिसमें बाह्यदलपुंज, ये गुड़हल, कपास, टमाटर, इस सब में बाह्यदलपुंज जुड़े होते हैं। जबकि अलग अलग आपसे पूछ लिया जाए तो गुलाब, कमल, चमेली इत्यादि जो हैं पौधे, इनके फूल में जो बाह्यदलपुंज जो होता है इनका अलग अलग होता है। बाह्यदलपुंज जुड़े हुए हों तो ज़रूरी नहीं कि उनकी पंखुड़ियाँ या दलपुंज भी जुड़े हुए हैं। और ये दलपुंज, बाह्यदलपुंज जो होते हैं ये कलियों की रक्षा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।